नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह है साल का 339वां दिन और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। रेडियो टीवी के गजब कॉम्बिनेशन के साथ अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोनाली एक ऐसी समस्या के साथ जो दिल्ली के लिए बहुत नई समस्या नहीं है। एक ऐसी समस्या जो लोगों को मास्क लगाने पर मजबूर कर देती है। बात हम कर रहे हैं प्रदूषण की। आज भी दिल्ली वाले अगर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो खराब श्रेणी में सांस ले रहे हैं। हवा की जो श्रेणी है वो खराब से बहुत खराब हो चुकी है। हमने देखा 2 दिन पहले एक हल्का सा सुधार जरूर देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 350 को पार कर चुका है। यहाँ पर बवाना में 374 है, नेहरू नगर में 368 है, रोहिणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 है। सुना यानी कि बसंत देखे तो लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ते जा रही हैं। आपने भी महसूस, अगर आप दिल्ली की तरफ गए होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि किस तरीके से आंखों में जलन और गले में खराश जैसे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा जरूरी पड़े उन्हें बसंत तो ही वो घर से बाहर निकले। और इसके साथ प्रशासन और सरकार की तरफ से तो ये भी अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आप ट्रैफिक से भी बचेंगे और साथ ही साथ आप घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये जरूरी इसलिए हो जाता है सोनाली, क्योंकि देखिए पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो आपको निजी स्तर पे अपना ध्यान खुद रखना होगा। सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इसलिए ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके, लेकिन अपनी हेल्थ कंडीशंस के लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, अब सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं। ग्रैब के नियम लागू किए जाएं या फिर जो अन्य सख्ती हैं, पाबंदियां हैं वो लगाई जाएं, लेकिन अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी हमारे हाथ होती है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि भाई सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होती है। तो आप अपनी हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। घर से बाहर निकलते हैं, फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर पर निकलते हैं, क्योंकि मैं जब घर से कभी कभी 2 व्हीलर पर निकलता हूं तो मुझे ये महसूस होता है कि भाई केवल हेलमेट लगाना काफी नहीं है, मास्क जरूर लगाना पड़ेगा। अब ऐसे में मास्क ज्यादा रुपए का तो आता नहीं है। 5 रुपए का एक मास्क अगर खरीद लेंगे तो ये आपको उन चीजों से बचाएगा, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, गले में खराश की प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलती है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आंखों में जलन जैसी कंडीशन कभी कभी देखने को मिलती है। कभी आप बाहर निकली होंगी 2 व्हीलर पर तो आपने महसूस किया होगा कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो आम आदमी का पीछा तो छोड़ती नहीं है, क्योंकि आम आदमी तो 2 व्हीलर पर चलता है या फिर पैदल चलता है और ये दोनों चीजें ऐसी कंडीशन को फॉलो करती हैं जिसमें आपके ऊपर प्रदूषण की तो सीधी मार है भाई। बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, क्योंकि हम भी जब घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं और हमारी आपसे भी यही विनती है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इस समय में बेहद ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सेहत का ध्यान खुद ही रखें। एक चीज, माफ कीजिएगा बीच में टोक रहा हूँ, एक चीज मुझे याद आई। और जब कोरोना काल था मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण कि भाई अगर आपके पास मास्क नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मास्क लगाएं, क्योंकि सर्दियों का समय है। सर्दियों में तो हम मफलर वगैरह लपेट लेते हैं और मफलर लपेट लेते हैं, गले में गमछा डाल लेते हैं। गमछा पिछले दिनों में खूब वायरल हुआ, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि बिहार चुनाव का समय था। तो उसको भी जब आप मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद कहा था कि मास्क लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये अगर आपको फैशन बहुत ज्यादा फॉलो ना करना हो तो आपके लिए सस्ता जुगाड़ ये है कि आपके पास कोई गमछा है, आपके पास या फिर कोई मफलर है, तो आप उसको अपने मुंह पर लपेट सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये एग्जाम्पल भी सेट किया गया था, क्योंकि उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी और उसके बाद लोगों ने यहाँ तक कि मास्क हटाकर गमछा लपेटना शुरू कर दिया था, मफलर लपेटना शुरू कर दिया था। एक ये सस्ता उपाय है, लेकिन मास्क लगा लेंगे या फिर अपने फेस को अगर आप कवर करके रखेंगे, इट डजंट मैटर कि आप मास्क लगाते हैं या फिर आप मफलर लपेटते हैं। तो मेन बात ये
कि आप सुरक्षित रहने चाहिए। और बसंत अगर वो मफलर लगाते हैं तो शायद वो ठंड से भी बचेंगे और प्रदूषण से भी बचेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने, वो ठंड से भी बचेंगे और साथ ही पोल्यूशन से भी बचेंगे, और ये बहुत जरूरी भी है। अब एक बार जल्दी से आंकड़ा बता देते हैं दर्शकों को कि कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ताकि एक अंदाजा मिल जाए हमारी ऑडियंस को कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। तो शुरुआत करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े की। अब बवाना में 374 है, नेहरू नगर में 368 है, रोहिणी में 364, वजीरपुर 359 है, चांदनी चौक में 357 है। सुना। तो वहीं अगर मुंडका की बात करें तो यहाँ पे 357 है, विवेक विहार में 355 है, जहांगीरपुरी में 354 है, आनंद विहार की बात करें तो 348 है, ओखला फेज 2 की बात करें तो 343 है, अशोक विहार की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI का स्तर जो है वो 342 है, सोनिया विहार में 340 है, नरेला में 329 है, पटपरगंज की अगर बात करें तो 327 है, वहीं RK पुरम की भी अगर हम बात करें तो यहाँ भी 327 है, और बुराड़ी की बात करें तो 326 है। यानी कि हम देखें कि हर बेहद खराब श्रेणी में है, और कई सारे इलाके जहाँ पर AQI 300 के पार ही है अभी भी। अब क्योंकि सोनाली एक चीज इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब हम बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को, आपने देखा होगा 3 दिन पहले कि भाई 250 के आसपास, 260 270 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था, है ना। और उस समय लोग बड़े खुश हुए कि भाई सरकार कदम उठा रही है और अच्छी बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रहा है। हमने भी थोड़ा राहत की सांस ली थी कि चलिए ठीक है, हमें रोज रोज ये नहीं बोलना पड़ेगा कि 400 के पार है, 350 के पार है, क्योंकि उस चीज को जब हम पढ़ते हैं ना, हम बताते हैं दर्शकों को, हमें फील होने लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो क्या फील होगा, है कि नहीं। सही बात है। अब उसके बाद एकदम ये उछाल देखने को मिला है, क्योंकि 250, 260, 280 से 82 तक आ गया था एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स ओवरऑल दिल्ली का। आज से 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, और उसके बाद एक बार फिर अब 350 के पार है। अब दिल्ली वाले लगातार ये सोच रहे हैं कि आंकड़ा कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब एक असमंजस है पोल्यूशन को लेकर। हालांकि सरकार लगातार, अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब मिस्ड स्प्रिंकलर्स का भी जायजा लिया, ये ताजा अपडेट है। अब मिस्ड स्प्रिंकलर्स क्या है, आप ट्रैफिक सिग्नल पर स्प्रिंकलर्स देखेंगे जो कि वाटर स्प्रे करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे होगा ये कि ट्रैफिक लाइट पर जब आप देखते हैं ना कि जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है, वहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, और वहां पर जब ट्रैफिक की बहुतायत हो जाती है ना, तो सोनाली होता है कि पोल्यूशन की मात्रा उस इलाके में ज्यादा रहती है एट दैट टाइम। तो उसको कम करने के लिए कदम उठाया गया है। तो हमने ये बताया कि पोल्यूशन को लेकर अपडेट आपके इलाके में क्या है। आज भी हवा बेहद खराब श्रेणी में, जैसा मैंने आपको बताया। कैटेगराइज कर देता हूं कि किस हवा को आप कितने एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर जब 200 से 300 के बीच में हवा रहती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, तो वो खराब श्रेणी में आता है सोनाली। और उसके बाद जब जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा जो है वो 300 को पार कर जाता है, वो बेहद खराब श्रेणी में आ जाता है। 400 को पार करते ही वो गंभीर श्रेणी में आ जाता है, सीवियर कंडीशन जिसको कह देते हैं। और 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स हो जाए तो भाई आप घर से मत निकलिए। और बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप उनका बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि भाई बच्चे जाते हैं बाहर, उनको कोई लेना देना नहीं है, मास्क लगाया है नहीं लगाया है, आराम से जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। क्योंकि बचपन में एक अलग ही दुनिया में बच्चे मग्न होते हैं। हम जैसे लोग ख्याल रखते हैं और बड़े लोग ख्याल रखते हैं, बुजुर्ग ख्याल रखते हैं, भाई प्रदूषण बढ़ रहा है, मास्क लगाना, लेकिन बच्चों को कौन संभाले। माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे में। ये तो हमने प्रदूषण की बात आपको बताई, तो चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पोल्यूशन कब नियंत्रण में होगा अब ये तो देखने की बात है। सरकार के कदम बहुत जरूरी है, और साथ ही आपकी तरफ से उठाए जाने कदम वाले जो हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो केवल पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है, पता आपको ठंड भी बढ़ रही है, क्योंकि ठंड के साथ ही तो पोल्यूशन बढ़ता है भाई दिल्ली में। और अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही अब ठंड के साथ क्या बढ़ रहा है सोनाली, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए ये। अब देखिए, ठंड के साथ साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। हालात ये है कि राजधानी में बिजली की खेप जो है वो पिछले साल के मुकाबले में इस साल नए रिकॉर्ड पर है, नए स्तर पर है। यानी कि लोग जो है वो हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर्दियों की बात करें तो लोग रॉड लगाकर पानी गर्म हो रहा है भाई। एसी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और रॉड लगा करके तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ गीजर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हीटर का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि अब वो जमाना कहाँ है जहाँ आग लगा के हम गाँव की तरह बैठे हैं, तो लोग हीटर अब वो इसलिए नहीं ना, क्योंकि पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन है। पोल्यूशन के तहत आप अलाव नहीं जला सकते हैं, आप ओपन बर्निंग नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए लोग जो है वो हीटर ज्यादा चला रहे हैं।
अब सर्दियों में, और एक और मैं हेल्थ टिप देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ इस तरीके की जानकारी थी कि अगर आप अब ठंड के पीड़ित हैं, क्योंकि ठंड में तो देखिए ठंड के पीड़ित तो सभी होते हैं, है ना, और अगर आप तुरंत घर में एंटर होते हैं बाहर से, आप डायरेक्ट अगर 16 से 17 डिग्री से अपने घर में जा रहे हैं, रूम टेम्परेचर में 24 से 25 डिग्री में अगर आप जा रहे हैं, अगर आप एकदम हीटर के सामने बैठते हैं तो ये आपकी बॉडी को एक फ्लक्चुएशन देता है इनडायरेक्टली। तो उसमें ये होता है कि जब आप बाहर होते हैं तो आपकी जो मांसपेशियां होती हैं, आपकी जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम वेन्स बोल देते हैं, नसें बोल देते हैं, उनमें सिकुड़न का लेवल होता है, क्योंकि सर्दी में सिकुड़न हमारी नसों में ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद जब एकदम से आप हीटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एकदम से आप टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वो एकदम रिलीफ हो जाती है, रिलैक्स होने मिलता है। तो एकदम इतना फ्लक्चुएशन हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज अगर आप घर में एकदम एंटर होते हैं तो हीटर के सामने मत जाइएगा, और सुबह उठने के बाद बिस्तर से आप निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, गर्म कपड़े पहनकर जरूर निकले, क्योंकि कभी कभी हम ये देखते हैं कि भाई हम घर से बाहर केवल ट्राउजर में निकल गए, गर्म लोवर हमने नहीं पहना है, गर्म टी शर्ट या फिर गर्म इस तरीके की चीजें हमने नहीं पहनी है। कभी कभी होता है कि आलस के चक्कर में हम ये चीजें कर बैठते हैं, लेकिन हमारी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। सुना बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, और ज्यादातर कई लोग ऐसे होते हैं बसंत जो कि रात भर हीटर ऐसे ही चालू छोड़ देते हैं, तो उनसे भी खास अपील है कि आप रात भर तो ना चलाएं, जब आपको जरूरत हो। वो तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपकी जान पर बनाती है। बिल्कुल, तो आप सभी से अपील है कि रात भर हीटर ना चलाएं, जरूरत है तो चलाएं और वहां बैठें, और जब जरूरत ना हो तो उसे बंद कर दें। और रात को तो खास तौर पर आप ध्यान रखें, रात को हीटर बिल्कुल जला करके आप ना छोड़ें। तो बिजली की जो खपत है वो दिल्ली में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब हीटर्स चलाए जा रहे हैं और गीजर्स चलाए जा रहे हैं, जो गर्मियों में तो नहीं चलते हैं। गर्मियों में चलते हैं एयर कंडीशनर, एसी चलते हैं 16 डिग्री पे, 18 डिग्री पे। और बात अगर करें सिर्फ पहले 3 दिनों में, दिसंबर की बात हम कर रहे हैं, 4200 मेगावाट से ऊपर चली गई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड, बिजली ऑन डिमांड है। जबकि पिछले 4 साल में दिसंबर की तुलना कर लें 2025 की, शुरुआत में इतनी कभी मांग नहीं देखी गई है भाई, पिछले 4 साल की बात कर रहा हूं। और दिल्ली में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर यानी कि SLDC के मुताबिक बात करें, 3 दिसंबर को अधिकतम मांग जो है वो 4299 मेगावाट रही है, जो अधिकतम रही है सोनाली, ऑल टाइम हाई एट दैट सीजन। अब बिजली वितरण कंपनियां टाटा पावर, DDL और साथ यहाँ पर BSES का ये कहना है कि वे इस बढ़ती हुई मांग को पूरा कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली देने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ठंड में अगर बिजली बाध्य हो तो जाहिर सी बात है आपको ठंड का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये तो हमने आपको बताया कि एक तरफ पोल्यूशन है, पोल्यूशन के साथ ठंड और ठंड के साथ बिजली ऑन डिमांड किस तरीके से। तो चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जानकारी आपको देंगे, क्योंकि अब एक ऐसी जानकारी जो अभिभावकों के लिए बहुत जरूरी है, माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है। अब राजधानी दिल्ली में नई शैक्षणिक स्तर को देखते हुए दिल्ली के निजी स्कूलों में अब जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली के निजी स्कूलों में छोटे बच्चों के एडमिशन की तैयारी शुरू हो गई। सुना बिल्कुल, नर्सरी, KG और पहली कक्षा में दाखिले का इंतजार कर रहे अभिभावकों के लिए शिक्षा निर्देशालय ने विस्तृत नियम और तारीखें घोषित कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 4 दिसंबर से शुरू हो रही है और 27 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि 4 और 27, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं तो स्पेशली फॉर्म भरना भूल जाती थी, लास्ट डेट पे मेरे को याद आता था कि भाई फॉर्म भरना है, तो आप ऐसी गलती ना करें। आप नहीं थे बैग में, आपका फॉर्म्स भरते थे, आते ही आपने बिल्कुल फॉर्म्स डाल दिए। ऐसा नहीं है। देखिए, जब ये सबसे पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जो जानकारी हम बता रहे हैं ये KG और नर्सरी के बच्चों के लिए है, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और उनको शुरुआत करनी है, और क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी माँ बाप के लिए ना सोनाली, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब उनका बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है। बिल्कुल। और स्कूल में तो एडमिशन प्रोसेस होता ही है, तो माँ बाप भी एक प्रोसेस को चलाए होते हैं पैरेलल। बच्चे को कॉपी किताबें देना पहले शुरू कर देते हैं,
स्कूल में जाने से पहले बच्चे को थोड़ा लिखाना शुरू कर देते हैं, उसके हाथ में पेंसिल डालना शुरू कर देते हैं कि भाई ऐसे पेंसिल पकड़ी जाती है ताकि स्कूल में दिक्कत ना हो। कर्तव्य हर माँ बाप का। तो जो पहली सूची है ना, अब फॉर्म अब आप भर सकते हैं। जैसे कि मेरी सहयोगी ने बताया कि 4 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जो है वो फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहली सूची जनवरी में, दूसरी फरवरी में, और शिक्षा निदेशालय के अनुसार पहली चयन सूची 23 जनवरी को, यानी कि जो पहली लिस्ट है वो 23 जनवरी 2026 को जारी होगी, जबकि दूसरी लिस्ट जो है वो 9 फरवरी 2026 को निकलेगी। इसके साथ ही जो वेटिंग लिस्ट है और बच्चों को दिए गए जो मार्क्स हैं वो भी सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। कोई भी स्कूल तय समय सारणी में बदलाव नहीं कर पाएगा। तो अगर आयु की बात करें तो आयु की गणना 31 मार्च 2026 को आधार मानकर होगी, और नर्सरी की अगर बात करें तो 3 से 4 वर्ष, केजी की अगर बात करें तो ये उम्र होगी 4 से 5 वर्ष, कक्षा पहली की बात करें तो 6 से 7 वर्ष। तो उम्र को जरूर जांच लें, क्योंकि एज को लेकर अब सरकार बहुत गंभीर है कि भाई कम से कम जब बच्चे एडमिशन लें तो उस समय पर बच्चे की जो एज है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से सीख सके, है ना। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एक और खबर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो ये कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के 2 दिवसीय दौरे पर है। भाई अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो बहुत खास होगा। दोनों का खास याराना, एयरपोर्ट पर जब मिले एक दूसरे को भाई की तरह गले लगाकर रिसीव किया, और ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये एक भाईचारा, एक याराना कायम रहना चाहिए, दोनों देशों के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही कहा बसंत आपने, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और प्रोटोकॉल तोड़ करके वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने उनका स्वागत किया, हैंडशेक किया, गले लगे, और साथ ही साथ एक कार में ही वहां से निकले और उसके बाद डिनर भी दोनों ने साथ में किया। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं कितने महत्वपूर्ण हैं, और दोनों देशों की जो दोस्ती है वो कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बिल्कुल, और ये दर्शाता है क्योंकि भारत और रूस की जो दोस्ती है ना वो 7 दशकों पुरानी है, 70 साल हो चुके हैं। बिल्कुल, भारत और रूस एक दूसरे के इतने निकटतम देश हैं सोनाली, एक ऐसी दोस्ती जो 70 सालों में समय समय पर परखी गई है। व्यापार हो और व्यापार के साथ साथ यहाँ पर बात अगर कर ले एक दूसरे का साथ देना हो समय समय पर, एक परखी हुई दोस्ती के साथ साथ एक ऐसा दौर जब भारत को सबसे ज्यादा दरकार थी अपने दोस्त की, उस समय रूस ने साथ दिया था, और पूरी दुनिया उस समय आप कह सकते हैं कि साथ देने से मुकर गई थी जब रशिया ने साथ दिया था। और हालांकि ये अगर इस टॉपिक पे हम जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन 70 साल की दोस्ती को लगातार कायम रखे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ, जैसा कि मेरी सोनाली सहयोगी ने बताया है कि भाई गले लगाकर रिसीव किया, ये यही दर्शाता है कि भाई दोनों के बीच में याराना कितना स्पेशल है। और लिखा भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कि मेरे दोस्त का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और अब दोनों देशों के बीच में रक्षा, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी पर एक बड़ी बातचीत भी होने वाली है। राष्ट्रपति पुतिन सुबह सबसे पहले राजघाट आ जाने वाले, वहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुना उनके रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है, और इसके बाद राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात भी करेंगे, और जिसके बाद वो हैदराबाद हाउस में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में शिखर सम्मेलन पर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा भी करेंगे। ये 23वां भारत रूस समिट है। हाँ। मैं बता देता हूँ, 23वां भारत रूस समिट है। 22 इससे पहले हो चुके हैं। 4 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आए। भारत के लिए बहुत खास है और दोनों देशों के बीच में यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर डील भी हो सकती है। और इसके अलावा बात अगर करें तो यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इंडिया रशिया मोबिलिटी पैक्ट को लेकर यहाँ पर एक डील हो सकती है, जिसके तहत यहाँ पर भारत के युवाओं को रोजगार देने को लेकर रशिया अलो करता है। अब ये डील अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात ये रहेगी भारतीय युवाओं के लिए जो रशिया में जाकर जॉब करना चाहते हैं। तो चलिए, अब ये तो खबर हमने आपको बताई कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे रिसीव किया अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को, और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब दिल्ली में एक खेल चल रहा है, खेल है मिलावटखोरी का।
ये खेल है आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ का। बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके में मिलावटी खेल का पर्दाफाश हो चुका है। DIU की टीम ने बंसल एग्रो फूड इंडस्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई के दौरान नकली घी बनाने का भंडाफोड़ किया है। मौके से 1500 किलोग्राम के करीब नकली देसी घी और 55 लीटर घी का SS बरामद किया गया है। अलीपुर पुलिस थाना में इस बाबत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। अब सोनाली, अब ये सोचिए कि हम रहते हैं दिल्ली नोएडा में, बिल्कुल, ये तो फिर हमारे घर में भी आता होगा घी, क्योंकि हम भी पैक्ड घी खरीदते हैं। तो अब वो कैसे जान सकते हैं हम कि भाई हम जो घी खरीद रहे हैं वो नकली है या असली है। अब होता ये है कि जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं ना, जब इस तरीके की फैक्ट्रीज को रेड स्पॉट रेडार पर किया जाता है, उसके बाद पर्दाफाश किया जाता है, भंडाफोड़ करते हुए कार्रवाई की जाती है, तो केवल घी का एक टेक्सचर नहीं बल्कि घी की महक भी डाल देते हैं ये उस चीज में, जिसके बाद आप ये आपके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ये बताना कि ये घी असली है और ये घी नकली है। अब ऐसे में चंद फायदों के लिए आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं भाई, मुझे लगता है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इन लोगों पर इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि भाई लोगों के मन में एक डर रहे कि भाई अगर आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे ना तो प्रशासन आपको बख्शने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि एनटीसी आयुर्वेदिक और गौ अमृत, नामदेव एनटीसी, सारस गोल्ड और यहाँ पर NS नादान सारस ब्रांड के नाम पर नकली घी फैक्ट्री में तैयार हो रहा था। अपनी रसोई में जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन से ब्रांड का घी खा रहे हैं आप, आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए घी तो हम सभी के घरों में यूज होता है, या फिर हम रोटी पर लगाकर यूज कर लेते हैं, कभी पराठे पर कुछ लोग खाने के लिए तेल का नहीं घी का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आप जो खा रहे हैं आपको एश्योरेंस है या नहीं कि भाई वो असली है या नकली है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भंडाफोड़ जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कार्रवाई रही है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अहम खबर दिल्ली वालों के लिए आज ये रहेगी, अब क्योंकि अब नकली घी का तो भंडाफोड़ हो चुका है, इसके बाद अगली खबर लोगों को बता देते हैं। अब आपके लिए जानकारी ये है कि MCD के आयुक्त आज स्थायी समिति की बैठक में MCD का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्ताव पेश करेंगे। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख होगा और अगले वर्ष की प्रमुख योजनाओं और चुनौतियों का भी विस्तार से इसमें एक विवरण रहेगा। MCD आयुक्त के बजट प्रस्ताव में इस बार दिल्ली सरकार के हालिया दिशा निर्देश पर विशेष जोर रहने की संभावना है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार और MCD के बीच कई अहम बैठक हुई, जिनमें सफाई व्यवस्था, वायु प्रदूषण की रोकथाम समेत कई निर्देश जारी हुए थे। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि MCD का जब बजट आता है तो वो बजट कई लोगों की उम्मीदों के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी जब आती है तो आप योजनाएं बनाती होंगी, भाई मुझे 10,000 की शॉपिंग करनी है, 5,000 का मुझे ये लेना है, भले ही आप ले कुछ ना, केवल प्लान बनाते रहें, है ना। तो इसी तरीके से प्लान यहाँ पर MCD भी बना रहा है कि भाई इतने का बजट होगा तो हमें प्रदूषण पर कितना खर्च करना है, प्रदूषण के साथ साथ आप सफाई व्यवस्था पर क्या कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के लोगों के लिए अगर आप MCD के बजट को देखा जाए, क्योंकि दिल्ली में जो छोटे स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर जो डेवलपमेंट का कार्य होता है ना, वो MCD के अंडर आता है। अब MCD इस बजट में ये तय करेगा उसे साफ सफाई वार्डों में किस तरीके से करानी है और साफ सफाई के साथ साथ पोल्यूशन पर आप एंटी पोल्यूशन के लिए यानी कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि ये वो चीजें रही हैं जो कि दिल्ली सरकार को बहुत प्रभावित करेंगे आने वाले समय में। क्योंकि इस समय देखिए अब पहला साल है दिल्ली सरकार का, एक लोगों के मन में एक उम्मीद किसी भी नई सरकार से बहुत ज्यादा होती है। तो MCD का ये बजट काफी खास रहने वाला है और उम्मीदें आप लगाइए फिलहाल। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली को एक विकसित क्षेत्र बनाने के साथ साथ स्वस्थ करने के लिए भी अब सरकार काम कर रही है। वो कैसे सुनानी, वो मैं बताता हूं एक बार कि दिल्ली को अब TB मुक्त बनाने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि मुहिम तो पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली इसमें सबसे आगे फिलहाल दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्वयन समीक्षा की। इस बैठक में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग एवं ट्यूबरकुलोसिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और डॉक्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दिल्ली में अब तक हुई प्रगति का जो प्रकृति है उसका उन्होंने आकलन किया।
और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आपके क्षेत्र में टीबी के कितने केसेस हैं या फिर कितने केसेस आप ठीक कर चुके हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को ठीक करने की सोची है, तो आपको ये देखना होगा कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या परेशानी आ रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है, क्या चीज़ घट रही है। पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आपको एक आउटकम, एक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की तरफ जाने वाली है, जो कि 50% चांसेस है कि जाए, अगर पेट्रोल खत्म हो चुका है तो रुकिए, उससे पहले आज की कीमत जरा देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ा झटका लग जाए। आज राजधानी में पेट्रोल की कीमत है 94 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। डीजल खरीदेंगे 1 लीटर तो 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से आपको दाम चुकाना होगा। सीएनजी राजधानी दिल्ली में 85 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। सीएनजी सस्ती है, एवरेज भी ज्यादा है। मुझे लगता है कि सीएनजी में ही भाई आपका फायदा है। पेट्रोल में तो तेल आप भरवा नहीं रहे, तेल निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है तेल निकल रहा है पेट्रोल डीजल खरीदने में लोगों का। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं, नोएडा की कीमतों की भी बात कर लेते हैं। तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर। वहीं डीजल की बात करें तो 88.01 प्रति लीटर है और सीएनजी की अगर बात करें तो 81.70 प्रति किलोग्राम है। तो ये तो पेट्रोल और डीजल की कीमत हमने दर्शकों को बताई है। इसी के साथ सोने और चांदी के दाम बता देते हैं, क्योंकि रोजाना गिरते और बढ़ते रहते हैं। सोने के आज के जो दाम है वो प्रति 10 ग्राम यानी कि 1 तोले के हिसाब से 1,27,850 रुपए पर जा पहुंचा है सोना। थोड़ा सा महंगा हुआ है। चांदी की कीमत बता दीजिए। अगर चांदी की कीमत की बात करें बसंत, तो 1,90,000 पर केजी पर पहुंच गया और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब 2 लाख के पार चांदी जाने वाला है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। बिल्कुल। और एक और चीज आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं और सोना खरीदने की सोचते हैं, दाम कम नहीं करा सकते, ग्राम कम कराइएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो चलिए इसी के साथ अब चलते चलते आज के इतिहास से रूबरू करा देते हैं आपको। 1946 में आज के दिन ही यानी कि 5 दिसंबर 1946 को भारत में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई थी। सड़क पर आप जो होमगार्ड देखते हैं, ये पूरे संगठन की स्थापना 5 दिसंबर 1946 को हुई थी। और आज ही के दिन 1950 में सिक्किम, आपने नाम जरूर सुना होगा, भारत का संरक्षित राज्य बना था। आज के इतिहास के साथ आज के लिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी में इतना ही।